इलेक्शन कमीशन के पास पैदल चल के जाएंगे और उनसे गुजारिश करेंगे, लेटर हम लिख रहे हैं उन्हें, कि वो बाहर आके कुछ मशीनें हमारे हवाले कर दें, जैसा वो ऑफर करते भी रहे हैं। ये है कि नहीं हो सकती, इलेक्शन कमीशन ने ये भी, और ये भी मुझे लगता है एक हिंट है उनका। तो हम उनसे निवेदन ये करेंगे कि एक हमें 50 के करीब मशीनें हमें दे दें। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम छुपा, जो आह्वान उन्होंने 2017 से कर रखा है कि सभी सिटीजन जो है वो चौकन्ने रहें, और अगर कोई धांधली गड़बड़ी नजर आए तो उसके बारे में एक्शन लें, हमारे संज्ञान में लाएं। तो इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में ईवीएम की धोखाधड़ी, फ्रॉड, जिसको वो अपने ही, जो 2017 में एक और भी प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन ने जारी की। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकील लोगों ने खुलेआम चुनौती दे दी है कि ईवीएम को वो टैंपर करके दिखा देंगे, और महमूद प्राचा और भानु प्रताप सिंह, ये दो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इसकी अगुवाई कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो टैंपरिंग करके दिखा सकते हैं। तो चलिए ईवीएम की बात करते हैं कि ईवीएम का जो स्ट्रक्चर होता है तो वो किस तरह का होता है। तो इसमें जो चुनाव आयोग बोलता है कि ये इसमें कोई भी कनेक्ट करने के लिए कुछ भी उसमें होता नहीं, टोटली ये आइसोलेटेड यूनिट होती है। तो आइसोलेटेड यूनिट होती है तो इसमें डेटा फीड कैसे होता है? डेटा मतलब कि जब चुनाव डिक्लेयर हो जाता है, कैंडिडेट्स जो पार्टियों के होते हैं उनके नाम डिक्लेयर हो जाते हैं, तो चुनाव आयोग को ये इसमें डेटा फीड करना पड़ता है ईवीएम। और तभी इसलिए जब हम मतदान करने जाते हैं तो वहाँ पर जो बैलेट यूनिट होता है जिसमें जो बटन बने रहते हैं, तो उसमें 1 2 3 4 करके बटन बने होते हैं, और हर बटन के ऊपर में वो पार्टी, जो कौन सी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी और उसका कैंडिडेट, उसका नाम और फोटो लगा रहता है। और उसके बाद में फिर जब बटन दबाएंगे जिस पार्टी का, तो वीवीपैट से उस पार्टी का जो सिंबल होगा, जिस पार्टी को वोट गया है, तो उसका पर्ची छप के आता है। आपने देखा होगा। तो इसका मतलब कि ईवीएम में वो डेटा जो फीड किया जाता है, तो इसका मतलब नेटवर्किंग का उसमें एक कुछ ना कुछ उसमें रहता है कि उसको नेटवर्क किया जा सके। तो जब नेटवर्क किया जा सके तो उसमें फिर डेटा तो आराम से कोई भी डाल सकता है। अब बल्कि जो प्रोग्राम जो रन करता है, ये प्रोग्राम ही होता है ना, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिससे रन करता है कि जो काउंटिंग होता है, जो मतलब वोट पड़ा है तो कौन सी पार्टी को गया है, तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है उसके अंदर, और वो फिर रन करता है, और तब फिर ये जो वोट उसमें ईवीएम में काउंट होते जाते हैं। और उसके बाद में उसमें जब जिस दिन काउंटिंग होती है, जिस दिन रिजल्ट आने वाले होते हैं, तो उस दिन उसमें एक बटन होता है ईवीएम में, बटन दबाओ तो कौन कौन सी पार्टियों कितने कितने वोट ईवीएम के अंदर कैद हुए हैं, तो वो डिस्प्ले करता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो नेटवर्क होता है, तो नेटवर्क वैसे आप देखा जाए तो हम लोग जो आम जिंदगी में नेटवर्किंग यूज़ करते हैं तो किस तरह यूज़ करते हैं। मोबाइल हैंडसेट ले लीजिए, तो मोबाइल हैंडसेट में एक तो ब्लूटूथ से आप एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरे हॉट स्पॉट होता है, हॉट स्पॉट आप अपने मोबाइल को ऑन कर दिए तो फिर जो इंटरनेट आपके मोबाइल पे होगा तो वो दूसरे लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में जो और भी तरह के नेटवर्किंग जो ऑप्शंस होते हैं तो वो हो सकते हैं। तो नेटवर्किंग का आप जैसे कि आप लैपटॉप या मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे आ जाइए, कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर में जो ऑप्शन होते हैं, तो एक तो वायर से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे मोबाइल है आपका, मोबाइल पे आपने हॉट स्पॉट ऑन किया या हॉट स्पॉट ऑन नहीं किया, वहाँ पे क्या बोलते हैं, टीथरिंग बोलते हैं, टीथरिंग किया। टीथरिंग मतलब कि आपने मोबाइल से कनेक्ट किया अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप, और इंटरनेट अगर आपके मोबाइल पे है तो वो लैपटॉप पे या आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा, या फिर मोबाइल जो है उसमें जो भी डेटा है तो वो फिर आपके लैपटॉप पे दिखने लगेगा। तो ये नेटवर्किंग से आप एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं ना।
तो ईवीएम में भी जो डेटा फीड होता है, चुनाव आयोग खुद जो डेटा कैंडिडेट्स का फीड करता है और उसके बाद में जो काउंटिंग होता है, तो एक तो प्रोग्राम हो गया और एक नेटवर्किंग का सिस्टम हो गया। तो अब ये नेटवर्किंग के सिस्टम में ईवीएम में क्या क्या ऑप्शन है, ये जो वायरलेस वाला बात करते हैं हम लोग की, जैसे वायरलेस मतलब कि जैसा मैंने बताया हॉट स्पॉट हो गया और ये ब्लूटूथ हो गया, तो इस तरह की जो चीजें होती तो उसमें वायर की जरूरत नहीं पड़ती कनेक्ट करने की, बिना वायर के कनेक्ट किए आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ईवीएम में ये ऑप्शन है कि नहीं कि आप वायरलेसली आप कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं तो फिर ईवीएम में बिना तार जोड़े आप बाहर से ईवीएम को कनेक्ट कर सकते हैं और ईवीएम के डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन उसमें ईवीएम में होता है कि नहीं होता है, ये लोग जानते नहीं हैं और इसके बारे में जानकारी भी जो इलेक्शन कमीशन नहीं देता है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये बोलता है कि ईवीएम में नेटवर्किंग का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन डेटा फीडिंग तो होता है, तो मतलब नेटवर्किंग का ऑप्शन है ना, तो वो हो सकता है किसी वायर से होता होगा कि ईवीएम को आप वायर से जोड़ दीजिए आपके जो लैपटॉप या कंप्यूटर जिसमें डेटा डला हुआ हो, और वो डेटा आप फिर ईवीएम में डाल रहे हैं, और ऐसा हर ईवीएम में आपको करना पड़ेगा। तो मतलब कि चुनाव में तो बहुत ये ईवीएम यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। अब एक मतदान केंद्र में हो सकता है कि एक ईवीएम या दो ईवीएम लगे। अब जैसे कि ज्यादा एक ईवीएम में यहाँ पर हमारा जो ईवीएम इंडिया में यूज होता है उसमें 900,000 तक का ऑप्शन आता है कि उतने वोट डल सकते हैं। ज्यादा अगर वोट हुए तो फिर आपको एक दूसरा ईवीएम वहां पर रखना पड़ेगा। तो ऐसे मतलब कि जैसे विधानसभा क्षेत्र है उसमें जैसे कि 20 मतदान केंद्र है, वैसे ज्यादा ही होते हैं लेकिन मान लीजिए कि 20, तो 20 ईवीएम या फिर 20 अगर दो यूज हो रहे हैं तो 40 ईवीएम यूज हो रहे हैं। तो हर ईवीएम में ये जो कैंडिडेट्स का डेटा फीड करना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग ये काम करता है, चुनाव होने के पहले मतदान के जिस दिन होना उसके पहले कर लेते हैं और तभी लोग मतदान कर पाते हैं। तो ये जो नेटवर्किंग वाला जो मामला है, तो इसमें एक बात तो क्लियर है कि ईवीएम को नेटवर्क से मतलब लैपटॉप या डेस्कटॉप से खुद चुनाव आयोग कनेक्ट करता है। अब वो कैसे कनेक्ट करता है, वायर से करता है कि बिना वायर करता है, ये किसी को जानकारी नहीं है। अब ये चुनाव आयोग, दिक्कत क्या है कि चुनाव आयोग बोलता है कि सब चीज सही है, लेकिन जो उसको एकदम गुप्त रखा हुआ है जानकारी ईवीएम के बारे में, किसी कुछ बताता नहीं। वो सिर्फ बोलता है कि ये देखिए ये ईवीएम है, इसको हम सील बंद कर दिए हैं, इसको आप हैक करके दिखा दो, ऐसे बोलते हैं। चैलेंज देते हैं, खुला चैलेंज। अब ईवीएम के बारे में किसी को जानकारी नहीं हो तो फिर वो कैसे हैक करेगा, उसे जानकारी आप दो ना। तो क्या होता है कि अब जिसको हमको आम आदमी को पता नहीं है जानकारी, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को पता हो या कुछ लोगों को बताया भी जाता होगा, कौन जानता है, तो वो आदमी हैक कर लेता होगा। तो ये मुद्दा उठता है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन जो है वो ये है कि चुनाव आयोग इस मामले में एकदम क्लियर करके आए, वो एकदम पूरा ईवीएम को खोल के रख दे जनता के सामने, एक्सपर्ट लोग के सामने, और बता दे कि ईवीएम में ये चीजें हैं, ठीक है। और इसको अगर कोई मतलब कि चांस होता है हैक करने का, तो उसके सॉल्यूशन भी आप मांग लो एक्सपर्ट लोगों से, कहीं से अगर हैक हो पाता है तो, और उस तरीके से फिर ये हैक प्रूफ किया जा सकता है। तो ये चुनाव आयोग करता नहीं है ना, दिक्कत यहाँ पे है। अगर चुनाव आयोग इसको ये कर दे, खोल दे ईवीएम को एकदम ओपन, तो क्या होगा कि अगर कोई उसमें चांस होने का है कि उसको हैक होने का, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाए। इस तरह से वो ज्यादा अच्छा सिस्टम है। अब जैसे क्या होता है कि कोई भी जैसे बैंकिंग, खास करके जो बैंकिंग एप्लीकेशन होते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि अगर कोई हैक कर लिया बैंक को तो वो तो कितने करोड़ों अरबों रुपए निकाल लेगा। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा फुल प्रूफ सिक्योरिटी उसकी होती है।
हम लोग जैसे कि बैंकिंग जो करते हैं तो यूपीआई पेमेंट भी करते हैं मोबाइल से, या ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, तो हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें हैकिंग होने का चांस बिल्कुल नील होता है, क्योंकि उनका जो सॉफ्टवेयर होता है बैंकों का वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से सिक्योर होता है। तो वही चीज़ आप ईवीएम में कर लो ना, ईवीएम में कर लो तो फिर किसी को कोई मतलब ये नहीं रहेगा। तो ओपन सिस्टम जो होगा तो उसमें वो ज़्यादा सिक्योर हो उसको बना सकते हैं, क्योंकि ओपन होने से क्या है कि हर तरह के लोग जो है उसको हैक करने की कोशिश करेंगे और हर तरह के फिर सलूशन आएंगे, और उससे फिर वो एकदम टोटली सिक्योर होगा। आज के डेट में इसको एकदम ब्लैक बॉक्स बना कर रखा हुआ है चुनाव आयोग ने, तो उसमें क्या हुआ कि जिसको नहीं पता है वो तो हैक नहीं कर सकता है, लेकिन जिसको पता है वो आसानी से हैक कर पाता होगा ना। ये मुद्दा है और ये सही एकदम रियल मुद्दा है, और देश की पूरी जनता ये जानना चाहती है, सब लोग जानना चाहते हैं कि भाई आखिर ये ईवीएम का खेला क्या है। अब मोदी जी का देखिए कि मोदी जी का 10 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए तो बहुत ही खराब रिकॉर्ड है। अचीवमेंट क्या है मोदी जी का? मोदी जी ने नोटबंदी किया, जीएसटी किया, काले कानून लेके आए, लॉकडाउन किया, पूरा इकोनॉमी तबाह कर दिया, बेरोजगारी का एकदम चरम आलम है। और उसमें ऊपर से अडानी को सब बेचते जा रहे हैं, पोर्ट, सी पोर्ट, एयरपोर्ट, बड़े बड़े संस्थान, तो वहाँ पे जो रोजगार थे वो भी खत्म हो रहे हैं, तो बेरोजगारी चरम पे है। अब मोदी जी ने जो नोटबंदी किया था तो लघु उद्योग पूरे खत्म कर दिए थे मोदी जी ने, तो करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आज के जो युवा है खासकर जो पढ़े लिखे, तो उनकी हालत बहुत खराब है, उनको उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो बेरोजगारी का आलम बहुत इतना चरम पे है। फिर महंगाई भी मोदी जी की वजह से, क्योंकि जो टैक्स पहले आया करता था यूपीए के जमाने में, तो सरकार चलाने के लिए बहुत टैक्स होता था, मतलब जो इनकम टैक्स होता है, पर्सनल इनकम टैक्स, तो वो भी भरने वाले मिडिल क्लास काफी बड़ी तादाद में थी। उसके बाद में कॉर्पोरेट टैक्स जो होता था तो कॉर्पोरेट टैक्स भी बहुत अच्छा आता था। तो मनमोहन सरकार को फिर जीएसटी और दूसरा जो टैक्स होता है जो गरीबों से वसूला जाता है वो बिल्कुल नील था, गरीबों से कोई टैक्स नहीं वसूला जाता था। अब मोदी जी ने क्या किया कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो आधा कर दिया, तो अमीर लोग जो है उनकी अय्याशी हो गई, वो टैक्स कम भर रहे हैं, और जो पर्सनल इनकम टैक्स था वो भी घट गया, क्योंकि अब मिडिल क्लास बहुत कम बचा है। तो अब टैक्स, अब सरकार को चलाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो मोदी जी जीएसटी हर चीज पर लाद दिए हैं, जरूरी सामान पे, खाने पीने की चीज पे जीएसटी लाद दिए हैं, तो गरीबों से टैक्स वसूल रहे हैं मोदी। इसका मतलब सीधा सीधा है, तो गरीबों से टैक्स वसूल रहे हैं, वो पहले ही हालत खराब है, जो बेरोजगारी का आलम है और ये सब चीजें हैं, ऊपर से महंगाई की मार, तो एक तो टैक्स हो गया, उसके बाद में फिर ये भी पेट्रोल डीजल गैस, इस पे भी जबरदस्त तरीके से मोदी जी ने टैक्स लगा कर रखा हुआ है। तो जो मनमोहन सरकार सिर्फ 3.25 रुपया पेट्रोल पे टैक्स लेती थी पर लीटर, अब मोदी जी 33 रुपया करीब वसूलते हैं पर लीटर, तो ये तो मनमाना है ना, और इसीलिए इतनी महंगाई है, सब महंगाई मोदी जी की वजह से। तो मोदी जी का फेलियर हर तरफ से है, अचीवमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। बाकी जो प्रधानमंत्री थे तो अपने जमाने में, अपने काल में पब्लिक सेक्टर बनाए, हर आदमी बनाया, इवन अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बनाया, बेचा कम, 1-2 बेचे होंगे, या बनाए थे 20-25, तो रोजगार उसे मुहैया हुई, तरक्की हुई देश की। अब मोदी जी ने एक भी नहीं बनाया, बताइए 10 साल में मोदी जी ने कौन सा पब्लिक सेक्टर बनाया क्या? नहीं बनाया ना। अब बेचा क्या? तो बहुत सारे बेचे, पोर्ट, सी पोर्ट, ये जो खनिज वाले चीजें हैं, जो और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो सब सरकार के भेज दिए। रेलवे भी उसमें सब अडानी को देते जा रहे हैं, जो सड़क भी जो बन रहा है तो वो भी सब अडानी को मिलते जा रहा है, उसी में कॉन्ट्रैक्ट मिलते जा रहे हैं। तो इस तरीके से रोजगार जो है वो बहुत बुरी हालत हो गई, मोदी जी ने बहुत बुरा मार मारा, महंगाई का भी वही हाल है। तो अचीवमेंट तो कुछ नहीं मोदी जी का, कुछ क्या किया मोदी जी ने, सिर्फ दिखाने के लिए उज्ज्वला योजना लाए थे, लेकिन उज्ज्वला योजना का जो
सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन उसको भरवाने के लिए जो पैसा होता है, तो वो पहले तो यूपीए के ज़माने में भी ये उसमें छूट मिलती थी, रियायत मिलती थी, तो वो मोदी जी ने धीरे धीरे करके ख़त्म ही कर दिया। तो जो 450 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था, 1200 रुपये का हो गया। तो गरीब लोग तो नहीं भरवा सकते ना। तो मोदी जी का अचीवमेंट कुछ नहीं है, और इतना उल्टा मतलब कि बर्बाद किया है। तो मोदी जी को वोट कौन दे रहा है? सिर्फ जो भक्त लोग हैं, जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वही लोग वोट दे रहे हो ना। तो कितने भक्त पूरे देश में कितने हैं? 12%, उससे ज्यादा तो नहीं है ना। तभी भी मोदी जी कैसे जीत जाते हैं? तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं मोदी जी ईवीएम में। तो यहीं पे सवाल आता है ना। तो चुनाव आयोग जो है, अगर जनता की बात उसको समझना चाहिए, क्योंकि आज जो है मैक्सिमम जो जनता है ये जानना चाहती है कि ईवीएम में का क्या चक्कर है, उसको क्लियर करना चाहिए।